गुड इवनिंग। न्यूज नाउ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज अगर कोई चर्चा है तो वो है सरकार की तरफ से निकाला गया सर्कुलर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को लेकर। और न सिर्फ अदालतों में बल्कि मैं ये कहूंगा कि गॉसिप ऑफ द डे जिसको हम कहते हैं, या वो हम ये कहें कि पूरे दिन की जो आजकल चर्चाएं हैं वो यही हो रही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो हल्की सी एक राहत जो है वो उम्मीद की किरण जिसको हम कहते हैं वो नजर आ रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट असीम सानी साहब जुड़े हैं। सानी साहब, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि काफी चर्चाओं में है सरकार का एंटी एनक्रोचमेंट का ऑर्डर जो सर्कुलर उन्होंने निकाला है। और वहीं बहुत सारे वकला साहिबान जो है वो जाहिर सी बात है बिजी होंगे पिटीशंस फाइल करने में, पिटीशंस तैयार करने में। आपसे जानना चाहूंगा आज जो सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हुई है केस की, ये कितना बड़ा एक अच्छा कदम होगा लोगों की भलाई के लिए। देखिए जी, ये तो एज एक्सपेक्टेड था। मैंने कई बारी किसी हर एक आपके साथी के चैनल पे कहा है कि जब आप किसी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे ताला लगाने के लिए या बुलडोजर लेके, तो आदमी के पास एक्सेस टू जस्टिस या एक्सेस टू कोर्ट्स के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। आइदर हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली छुट्टियां चल रही थी, वेकेशन जज साहब के पास शायद कोई मैटर, क्योंकि लिमिटेड बेंचेज होते हैं, मैटर नहीं लगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग हो गई एज एक्सपेक्टेड, और जल्द से जल्द हुई। मैं तो समझ रहा था कि थोड़ा 1-2 दिन और लग सकते हैं ड्राफ्टिंग में, लेकिन उसको मैंने देखा कि SLP नंबर 159991-93 में 3 SLP थी। उसके बीच में एक पिटीशन फाइल हुई है, अब्दुल रशीद एंड अदर्स वर्सेस प्रोफेसर SK भल्ला एंड अदर्स, ये उसका टाइटल है। तो आज ये पिटीशन जब मेंशन हुई तो इसमें बेसिकली मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि ये पिटीशन में एप्लीकेंट्स ने इसी सर्कुलर नंबर 2 डेटेड 9 जनवरी 2023 का स्टे मांगा है। तो वो तो रीजन जैसे हम लोग रोज डिस्कस करते हैं वो उन्होंने कोट किए हैं कि ये बैच ऑफ पिटीशंस थी, ऐसे कॉमन इम्प्यून्ड ऑर्डर आया था 9 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर के ऑर्डर की गवर्नमेंट भी रिव्यू मांग रही है, लोग भी रिव्यू मांग रहे हैं ऑन डिफरेंट रीजन। कोई लीज वाले रिव्यू मांग रहे हैं, कोई स्टेट लैंड वाला रिव्यू मांग रहा है, कोई रोशनी में पैसे डिपॉजिट करवा दिए वो मांग रहा है। तो इन द मीन टाइम उन्होंने कहा कि जब तक रिव्यू पिटीशन डिसाइड होती तो गवर्नमेंट हैज कम आउट विद दिस ऑर्डर एज अ सरप्राइज। और ये ऑर्डर जो है ये उन्होंने कहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच है, हमारे घर परिवार को ले रहा है, जबकि ये कानून भी गवर्नमेंट खुद ही लाई थी। अभी तो फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कॉल ली नहीं है, तो आप कहते हैं कि जी हम आपका घर परिवार और आपके ये लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसका उनका फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अच्छी बात ये है, जो जैसे आपने कहा हल्की सी राहत है, उसका अगर पॉजिटिव ये साइड देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो सुनने में आया मुझे कि जो अब्दुल रशीद अदर्स को शायद मेंशनिंग मुजफ्फर खान साहब ने की है, मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनसे बात की है तो शायद उन्होंने मेंशनिंग की है, वो दिल्ली में। तो जस्टिस संजीव खन्ना साहब का बेंच था तो उन्होंने शायद रिक्यूज किया। अब वो रिक्यूज क्यों किया वो आप जज से पूछ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा इस मैटर को मैं नहीं सुनूंगा। तो फिर मेंशनिंग के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट में गए, और डॉक्टर साहब ने अपना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही हैज टेकन वेरी पॉजिटिव स्टैंड। उन्होंने कहा यस आई नो अबाउट दिस मैटर, वी विल लिस्ट इट। वरना ऐसा होता है कि अगर 20 मेंशनिंग हो तो 20 में से काफी मेंशनिंग को डिसअलाउ कर दिया जाता है, ये कह के देयर इज नो अर्जेंसी, नथिंग हैपनिंग, स्टेट लैंड दिस एंड दैट। बट अर्जेंसी अलाउ हो गई, दैट मींस अब आप करंट जो है उसमें वो कहते हैं ना कि करंट की स्पीड से अब केस लगेगा। अब कल लगता है, परसों लगता है, वो जो भी डेट सुप्रीम कोर्ट देगी, और उसके बाद फिर सुनवाई होगी, उसके बाद देन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स कि स्टे करना है नहीं करना, क्योंकि बेसिकली वो उस सर्कुलर को स्टे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वरना इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ऑन ग्राउंड लोग जो है घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से नटशेल में ये इशू है सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ। सानी साहब, एज एन एडवोकेट आपको क्या लगता है कि इस ऑर्डर में कोई फ्लॉ है? आपको लगता है कि कानून के जो न्यायालय में जब ये कॉन्टेस्ट होगा इस कोर्ट इस ऑर्डर पे, तो आपको लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, कोर्ट में क्या होगा वो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, और ना ही हमें अलाउड होता है कि कोर्ट में क्या होगा हम टिप्पणी करें। मतलब इट इज लाइक कि भाई आप अंदाजे लगा रहे हो कि अदालतों में क्या होना है। वी हैव टू ओनली स्टैंड ऑन आवर ओन लेग्स, कि अगर कोई कोर्ट में लेकर गया अपना केस, तो उसके केस में अपना कितना दम है, कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि दूसरा पक्ष को भी सुनेगी। ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर सरकार भी जाएगी, वो भी असर्ट करेगी, जम्मू कश्मीर सरकार भी कहेगी कि भाई इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें ये है, इतनी लैंड रिट्रीव करनी है। पर मुझे एक चीज जो नटशेल में ये समझ नहीं आ रही, आज सरकार ऐसे बात कर रही है जैसे कि जमीनें जो है
रोशनी एक्ट कोई चोरी का था, कोई स्कैम था, कोई फ्रॉड था। हम ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि रोशनी एक्ट एक लेजिस्लेचर मेड कानून था। जैसे पार्लियामेंट आज एक कानून बना दे और 10 साल बाद उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे, लेट्स से 370 ही ले लेते हैं, तो 370 को पार्लियामेंट ने लाया, लोगों ने चैलेंज कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं ये इलीगल था, ये बिल्कुल बेबुनियाद था, गैर कानूनी था, ऐसी जजमेंट आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो किया गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, ये सब इलीगल था, ये कोई स्कैम था? ऐसा नहीं होता। कानून जो बन गया, उसको राइट है, रॉन्ग है, इंप्लीमेंटेशन में फॉल्ट है, जजमेंट आ गई है, जजमेंट को आप भी रिव्यू मांग रहे हो, लोग भी रिव्यू मांग रहे हैं, पहले रिव्यू को तो फैसला हो देना था। अब देखिए वो एक जो आपने बोला कि व्हाट इज द फ्लॉ ऑन दिस ऑर्डर, वो मुझे ये लग रहा है कि फ्लॉ ये है कि जब आप रिट्रीवल के लिए डायरेक्शन इशू कर रहे हो, यू आर बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट जिसकी रिव्यू है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसी ऑर्डर को 9 अक्टूबर वाले ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वहां पर यू आर इन यूनिसन, यू आर इन टैंडम स्पीकिंग विद द पीपल कि सर हम कुछ नहीं कर रहे, हमने भी रिव्यू किया, वी आर ऑल गोइंग टुगेदर, हम तो रिव्यू हाई कोर्ट में डिसाइड करवाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो आपने कहा, स्टेटमेंट दिया। अब आज आप कहते नहीं जी वो स्टेटमेंट हमने ए के लिए नहीं, बी के लिए दिया, लीज के लिए नहीं, रोशनी के लिए दिया, रोशनी के लिए नहीं, लीज के लिए दिया, फिर हमने, मतलब सो मेनी रीजंस। बट इशू ये है कि 9 अक्टूबर की जजमेंट को चैलेंज हर कोई वही कर रहा है। अब 9 अक्टूबर की जजमेंट या तो सस्टेन होती है सुप्रीम कोर्ट में, या वो जजमेंट सेटिसाइड होती है, या वो पार्शियली सेटिसाइड होती है, क्योंकि उसमें दो पहलू हैं, सीबीआई इंक्वायरी एंड द लॉ बीइंग डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। उसके भी अब दो पहलू हैं, क्रिमिनल, फिर लॉ बीइंग डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, तो लोग कहते हैं हमें सुना नहीं गया। अब किन लोगों को, जो रोशनी वाले हैं वो भी नहीं सुने गए, क्योंकि रोशनी में दो किस्म के लोगों को इन्होंने डाला था, एक ऑथराइज ऑक्यूपेंट, एक अनऑथराइज ऑक्यूपेंट। ऑथराइज ऑक्यूपेंट वो थे जो लीजेस में थे, तो उनको कहा कि भाई अगर तुम्हें लैंड ग्रांट, लीज पर बैठे हो, मालिक बनना है, तो वडवा रोशनी में अप्लाई करो, तो लोगों ने अप्लाई कर दिया। मैं अगर काबज हूं जमीन पे 2 4 10 मरले या 10 कनाल या 100 कनाल भी लगा लीजिए, तो मुझे कहा अगर तुम अपनी लैंड को रेगुलराइज करवाना चाहते हो तो कम अंडर रोशनी। तो दोनों विंडोज जो है आके रोशनी में खुल गई। रोशनी में लोगों ने अपने फॉर्म भरे, फॉर्म अप्रूव हुए, पैसे लिए गए, पैसे लेके वाह हुई, लोगों ने कानून की वाह की, कानून ने कहा हमने पैसा जनरेट किया, अल्टीमेटली वो सीएजी में गया, वो कहीं पंगा हुआ, एक मैटर बाहर आया, सीएजी में भी नहीं किया, फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने, असेंबली ने थोड़ी ना कहा कि हम इसको विड्रॉ करते हैं। इवेंचुअली चलते चलते एक पिटीशन फाइल हो गई, वो कई साल तक पेंडिंग रही, 2011 से लेकर 2020 तक। इन द मीन टाइम 2018 में गवर्नर का जब रूल आया, तो गवर्नर ने कहा हम रोशनी एक्ट को खत्म कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। बट जो एक्शन हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट वाज वेरी वेल ऑफ द व्यू कि जो एक्शन हो गए हम उनको, वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक। ये तो ऐसा है कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दो, जिंदा को मरे हुए कर दो। तो हमने जो एक्शन कर दिया, लाखों लोगों से पैसा ले लिया, अब हम उसको नहीं कुछ भी छेड़ रहे, उसको हम सेव रख रहे हैं, लेकिन आगे अब रोशनी एक्ट का किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रोशनी एक्ट को टू दैट एक्सटेंड रिपीलिंग एक्ट आ गया। लेकिन कोर्ट ने जब फैसला किया 9 अक्टूबर को, तो कोर्ट ने पूरी पीआईएल को फैसला नहीं किया, कोर्ट ने एक आईए का फैसला किया उसके अंदर, जो कि पीआईएल, जो रोशनी एक्ट वो दूसरी पिटीशन में पेंडिंग था, लेकिन राइटली मतलब रॉन्गली जैसा भी हुआ, वो आईए डिसाइड हो गई, आईए में कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई ऑन सेवरल ग्राउंड। लेकिन नंबर 1 आई, सीबीआई को रेफर कर दो, केसेस बोथ पेंडिंग, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिनकी हो चुकी है। तो मेन तो ये था, सीबीआई का मांगा गया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि रोशनी कानून इन इटसेल्फ, दो रिपील्ड, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रिपील नहीं हुआ, कोर्ट कहती रिपील हो गया है, बट स्टिल नल एंड वॉइड था, इसलिए जितने बेनिफिट दिए गए लोगों को वो सारे हम वापस लेते हैं, म्यूटेशंस कैंसिल कर दो, और गवर्नमेंट इसमें रिपोर्ट डालेगी। तीसरा, गवर्नमेंट जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी लिस्टें बनाएगी, ये लिस्टें सारी डिविजनल कमिश्नर और डीसी जो है सबमिट करेंगी, और लिस्टें ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चढ़ा दी जाएंगी। यहां तक की डायरेक्शन थी, सो दैट एवरीबॉडी कम्स टू नो। तो ये मोटी मोटी 3-4 डायरेक्शन थी। अब ये डायरेक्शन आती हैं अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर तक हम वेट करते हैं, हाहाकार मच जाती है, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे की मैंने आपको बात बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद वी कम बैक टू रिव्यू, और हमें कह दिया जाता है कि नहीं, नथिंग इज हैपनिंग। स्टेट फाइल कर देती है रिव्यू पिटीशन नंबर 37। तब मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल था, मैं एडवोकेट जनरल ऑफिस में एजी को असिस्ट कर रहा था, तो मेरे तो हाथ से निकली हुई है ये सारे डॉक्यूमेंट। तो हम 8 दिसंबर को तो हमने मेंशनिंग की बिफोर द चीफ जस्टिस गीता मित्तल एंड राजेश बिंदल बेंच ऑन वीसी। इसी जगह पे बैठ के मेंशनिंग हुई कि हम लोग, गवर्नमेंट ये चाहती है, वो चाहती है, स्कीम लेना चाहती है, हम कुछ करना नहीं चाहते। तो बेसिकली वी हैड मेलोड डाउन द एंटायर थिंग कि हम रिव्यू पिटीशन डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी एंटायरली जजमेंट को रिव्यू करो, कुछ ने कहा पार्शियली रिव्यू करो, स्टेट ने कहा सिर्फ 2 पॉइंट्स पे रिव्यू करो। एसीबी के जो केसेस डिसाइड हो गए, चलान पेश हो गए,
एक वो पॉइंट लिया हमने, और एक लिया लैंडलेस ओनर्स को, जो छोटे लोग हैं वो कहीं मारे जा रहे हैं, तो स्टेट तो खुद चाहती थी। तो जब स्टेट ने खुद रिव्यू में ये पॉइंट लिया, स्टेट ने खुद सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम बुलडोज नहीं कर रहे किसी को, किसी पर कोर्सिव मेथड नहीं ले रहे, ये तो अब ऑनलाइन है, रिपोर्टेड है आज की डेट में, स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, हिंदू तक तो कैरी किया, कोर्ट रिपोर्टर्स ने, सबने सुना। आज हम कहते हैं आके वापस नहीं, अब हमने 2 नंबर सर्कुलर निकाल दिया, हम तो लैंड रिट्रीव करेंगे। अब हमने जो सर्कुलर निकाला, सर्कुलर में हमने कहां लिखा कि हम लैंड छोटी रिट्रीव कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, एक्सेप्ट रोशनी कर रहे हैं, या रोशनी में भी कैटेगरी बना रहे हैं कि किसी ने रिव्यू फाइल की है तो उसका नहीं कर रहे, जिसने नहीं रिव्यू फाइल की। देखिए मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं, किसी ने रिव्यू नहीं फाइल की, इसका मतलब उसको जजमेंट एक्सेप्टेबल है। जी आपके दर्शकों को समझा रहा हूं कि बिल्कुल बिल्कुल। आपके और आपके भाई के खिलाफ एक फैसला होता है, ठीक है, आपका भाई जी अपील करता है, आप अपील करते, उससे मतलब है कि आपको जजमेंट एक्सेप्टेबल है। तो जिसको जी एक्सेप्टेबल है वो एक अलग कैटेगरी, जिसको नहीं एक्सेप्टेबल वो एक अलग कैटेगरी है। तो फिर ऐसा लॉ में इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश होती है, तो ऐसे ही इंटरप्रिटेशन नहीं होती। लेकिन जिन लोगों ने रिव्यू फाइल किया, आप उनको भी नोटिस दे रहे हो, बड़े वालों को भी दे रहे हो, छोटे वालों को भी दे रहे हो। एक्शन तो छोटे पर शुरू हुआ ना, अब आपने डाउन द लाइन सर्कुलर निकाल दिया तो लोअर साइड पे तहसीलदार बता रहा है कि 31 तारीख तक मुझे रोज की रोज रिपोर्ट भेजनी है, तो मैं रिट्रीवल स्टार्ट कर देता हूँ। उस रिट्रीवल में आपने जी एसएचओ को भी बना दिया मेंबर, नायब तहसीलदार को बना दिया, पटवारी को बना दिया। तो ये जो छोटे आदमी पर है, इसकी घास ज्यादा बुरी गिरती है। तो यही बेग हमारा है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एज वेल एज लॉ, तो दिस जी सर्कुलर टू एक्सटेंट इज बैड। बाकी तो गवर्नमेंट का काम है जी, गवर्नमेंट ने खाचराई खाली करानी है, फॉरेस्ट खाली करानी है, नालियां खाली करानी है, कल एनएचएआई का जो कोई सड़क पे बना देगा कुछ तो वो खाली करानी है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इवन रिलीजियस स्ट्रक्चर गिरा दो, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां तक तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि किसी का राइट नहीं बनता कि जगह एनएचएआई या डिपार्टमेंट्स की या जेडीए की या एसडीए की जगह पे कब्जा कर लो। लेकिन अब जो राइट आपका था कि नहीं था, आपने कानून ला के उसका राइट बना दिया। अब आप कहते हो नहीं, इक्वेट करो उसको एज ए कानून था ही नहीं, तो वहां थोड़ा सा एक जो है ना लॉ की पेचीदगी आ गई। सानी साहब मुझे ये बताएं कि जो सरकार की जो मंशा लग रही है उसमें उनका ये मानना है कि फर्स्ट फेज में जो बड़े लैंड ग्रेबर्स हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी, जिसमें उन्होंने शायद कमर्शियल जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका भी जिक्र किया है। तो ऐसे में वो लोग जिन्होंने रोशनी के तहत अपनी जमीनों को रेगुलराइज करवाया, लोन्स लिए, लिमिट्स ली और उन्होंने उस पे जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स खोले हैं, अब उनके पास क्या ऑप्शन है? मतलब अगर देखें तो सरकार अपनी ही बात से मुकर रही है। मैं यही तो कह रहा हूं, एक कानून लाती है सरकार, वो आपको कहती है भाई जी साहब अगर आपके घर में कोई कैश करेंसी पड़ी है, ब्लैक करेंसी पड़ी है, तो आप वॉलंटरली डिस्क्लोज करो, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपकी करेंसी पे से इतना टैक्स काटेंगे और आपको बाकी सारी वाइट कर देंगे। हमने वन टाइम स्कीम लाई है, बैंक जी लोन भी लाते हैं, आरबीआई भी स्कीम लाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी स्कीम लाता है, गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं। और हम वो क्या करते हैं कि लोग अपने अपने बताते हैं, किसी के पास 50,000 है, किसी का लाख है, हम अपना कैश ले जाते हैं, बैंकों में वाइट करवाते हैं, हम कहते हैं जी हम उस स्कीम को अवेल कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहती है ये स्कीम ही इलीगल थी भाई, ये तो सब ब्लैक होल्डर्स हैं, ये तो ब्लैक मार्केटर्स हैं, इनको कैसे आपने ब्लैक मनी वालों को बेनिफिट दे दिया, ये तो बेनामी प्रॉपर्टी वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस स्कीम को रद्द करती है, मैटर सीबीआई को रेफर करती है। ना मंत्री अंदर हुआ, ना उस वक्त का चीफ मिनिस्टर अंदर हुआ, ना आईएएस अफसर अंदर हुए, ना सेक्रेटरी अंदर हुए। आम आदमी जिस बेचारे ने 50,000 रुपया अलमारी में जोड़ा हुआ था, वो क्योंकि वो वॉलंटरली डिस्क्लोजर किया था, एक तो वो उसने अपने आप जी को एक्सपोज कर दिया, वो नंगा हो गया, ठीक है, और दूसरे वनरेबल हो गया, अब उस पर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, लोगों के पास 20 लाख कनाल जगह थी। अब मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि इतनी स्टेट लैंड कहां से आई, क्योंकि वो बिग लैंड स्टेट एवोल्यूशन एक्ट की वजह से आई, क्योंकि सारी जगह तो राजा की थी, महाराजा साहब की जगह थी, ये तो बड़े बड़े वजीरों की जगह थी। जब उसको फ्रेगमेंट्स में बांटा गया कि लैंड टू द टिलर चली जाएगी, गरीब के पास जी चली जाएगी, सोशलिज्म का कंसेप्ट आया, तो जो उसके बावजूद जगह बच गई, जो आप होल्डिंग में नहीं रख सकते थे सीलिंग एक्ट की वजह से, तो सीलिंग के अलग जो जगह थी सेक्शन 4 में, वो स्टेट लैंड बन गई। बाकी स्टेट लैंड कहां से आई? तो वो जो स्टेट लैंड बन गई खेतों में, गलियारों में, मोहल्लों में, गलियों में, क्योंकि आप और मैं होल्ड नहीं कर सकते थे, तो जो लोग पुराने होल्ड कर रहे थे वो फिर भी कास्ट करते थे। उन्होंने कहा स्टेट लैंड है, तो अब तहसीलदार ने अपने में तो छुड़ा दिया स्टेट लैंड। अब स्टेट लैंड को करेगा क्या? खुद जाके थोड़ा ना कास्ट करेगा, तो कास्ट तो आम आदमी करता रहता था। इवेंचुअली जब गवर्नमेंट ने फाइंड आउट किया यार हम काश्तकार से जमीन छीन नहीं सकते, अगर इनकी 100 कनाल जगह है, इन्होंने 100 कनाल और रखी हुई है जगह, सरकार भी अपने पास रखी हुई, इसे छीनेंगे कैसे और इससे वापस रिट्रीव कैसे करेंगे? तो स्टेट ने बनाया, देखो गवर्नमेंट काम तो पॉलिसी एंड थ्योरीज, स्टेट ने कहा हम रिट्रीवल के बजाय लैंड टू ऑक्यूपेंट, नाउ द वर्ड इज नॉट लैंड टू द एनक्रोचर, एनक्रोचर हमने जी इंट्रोड्यूस किया, जी लैंड टू द ऑक्यूपेंट। जब ऑक्यूपेंट यानी कि जो काबिल है, हमने ऑक्यूपेंट को एनक्रोचर बना दिया।
कितना क्लेवरली हमने सब ने डील किया कि जो कानून ने लाया, असेंबली कहती है लैंड टू द ऑक्यूपेंट, हमने बोला लैंड टू द इंक्रोचर, लैंड टू द ग्रैबर। जो किसान बैठा वो नहीं कर रहा था, वो तो पता नहीं उसके फोर फादर्स की वो जमीन थी, वो तब से काश्तकार कर रहे हैं, काश्त कर रहे हैं। तो इसीलिए फाइनली ये जब लैंड, जब गवर्नमेंट ने लाई, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम एक कानून ला रहे हैं, जो जो जहां है अपने अपने फॉर्म भरो यार, तो जो पैसे तुम्हारे रीजनेबल बनते हैं कमेटी फिक्स करेगी, एग्रीकल्चर का अलग करेगी, कमर्शियल का अलग करेगी, तो मालिक बन जाओ। तो पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट क्या था? हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अदालतों में या आपस में एक दूसरे के आगे कि सर ये जो जगहें हैं, मैं किसान की बात कर रहा हूं, ये किसानों ने कब्जे की, ये छोटे आदमी ने कब्जा किया, कब्जा नहीं किया किसी ने, वो आ गई उससे काबज था, उससे उल्टा सरकार ने छीन लिया था BLEA लाकर, एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाकर। अब एक आ गया ये कैटेगरी, दूसरी आ गई जो आप बात कर रहे हैं कमर्शियल वाले, ठीक है, वो एक वो आ गया। तीसरा आ गया पॉलिटिशियन एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो वाली कैटेगरी अलग से आ गई, वो जो हाईकोर्ट ने कहा था लिस्टें बनाइए, जिसमें हमारे मुख्यमंत्रियों का नाम आ रहा है, जिसमें हमारे बड़े बड़े लीडरों का नाम आ रहा है, तो वो आ गई। अब मुझे ये बताइए, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अभी बड़ी जगहों से नहीं शुरू करेंगे, छोटे से करेंगे, बड़े आदमी से नहीं करेंगे, छोटे से करेंगे, तो पहले तो उसके लिए आप बताइए सर्कुलर में कहीं लिखा है आपने? जब आप सर्कुलर सेक्रेटरीट में बना रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गुरेज में बैठा नायब तहसीलदार पटवारी उस सर्कुलर को आपके मन में क्या चल रहा है वो जान लेगा? या आपने किसी आपको या मेरे माध्यम से न्यूज पोर्टल पे कुछ कह दिया वो जान लेगा? वो तो जाएगा बाय द लेटर, वो जाएगा द इंटेंट ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर में लिखा है स्टार्ट रिट्रीविंग द लैंड, सेंड रिपोर्ट एवरी डे, वहां कहां लिखा है छोटे की मत करोगे? बट वो कहेगा जनाब बड़ी जमीन थी गांधरबल में, श्रीनगर में, जम्मू में, मैं हूं गुरेज में, गुरेज में जो लोग हैं मैं तो उन्हीं को पकड़ूंगा, मैं बड़ा आदमी कहां ढूंढने जाऊंगा? तो ये हाउ डू यू, ये बातें करने को आसान होती है, बट प्रैक्टिकली हाउ डू यू पुट इट ऑन ग्राउंड? ऑन ग्राउंड ले जाने के लिए आपको ऑर्डर में क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको ऑर्डर की तरमीम चाहिए। आपको याद होगा पीछे आपने हाहाकार मचाई थी, सारी मीडिया को क्रेडिट जाता है, जब डोमिसाइल कंसेप्ट हट गया था और नौकरियों बाहर को जाने वाली हो गई थी, तो सबने कहा अरे अब तो नौकरियां बाहर गई, गेजेटेड भी बाहर गई, नॉन गेजेटेड भी बाहर गई। तो कैसे रातों रात सिविल सर्विसेज एक्ट में अमेंडमेंट आई थी कि नहीं आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ऐसे लाती है। अगर आपकी बात को मैं आपकी बात को मानता हूं फहीम साहब कि आपने बिल्कुल करेक्ट बताया कि आपको सेक्रेटरी ने ये कहा, तो ऑर्डर निकालने में क्या प्रॉब्लम है? अब तो वर्किंग डे स्टार्ट हो गया आज से, आज वो ऑर्डर निकल सकता था सिविल सेक्रेटरी। नहीं जी, हमने क्लैरिफाई कर दिया सर्कुलर पहले इंप्लीमेंट होगा सिर्फ बड़े लोगों पे या बड़े चंक्स पे या इन्फ्लुएंशियल लोगों पे या उन पे जो बिसाइड रोशनी है। मैं आपको यहां पर भी ऑन रिकॉर्ड बोल दूं, ये जो मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स का नाम आ रहा है, मंत्रियों का नाम आ रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, जहां पर भी आ रही है, जो लिस्टें इन्होंने ऑफिशियली बनाई हुई हैं, ये रोशनी लैंड नहीं है। लेकिन आप इनको रिट्रीव करते वक्त तो रोशनी का बेनिफिट देते हो या इनको हाथ नहीं डालते, छोटे आदमी को हाथ डालते हो। हमारा दुख ये है कि जब भी आप गाज गिरती है तो छोटे आदमी पर पहले क्यों गिरती है? और आपको मैं आपके मजे की बात बताऊं, जब हाई कोर्ट में वकीलों ने यही गुहार लगाई तो हाई कोर्ट ने 4/12/2021 को सॉरी 20 को, क्योंकि 9 अक्टूबर 20 की जजमेंट है ये, 4/12/2020 को इसी PIL में प्रोफेसर SK बल्ला वर्सेस स्टेट में 19 नंबर ऑफ 2011 में क्लैरिफाई किया कि CBI पहले बड़े लोगों को पकड़ेगी, छोटों को नहीं पकड़ेगी। जो बात आप और मैं कर रहे हैं ना, जो आपके साथ कोर्ट ने 4 दिसंबर के ऑर्डर में क्लैरिफाई किया हुआ है, लेकिन वो क्या है, मुतलका CBI क्लैरिफाई किया हुआ। अब मैं कहूं क्योंकि CBI के बारे में कहा है तो गवर्नमेंट भी उसको माने, ऐसा नहीं है। CBI को कहा गया था तुम छोटे आदमी को, पटवारी को, तहसीलदार को, क्योंकि हर आदमी यही शिकायत लगा रहा था सर छोटों को पकड़ा जाएगा, जिन्होंने इंतकाल चढ़ाए, बड़े सेक्रेटरी को तो पकड़ा नहीं जाएगा। तो हुआ पकड़ा किसी सेक्रेटरी? आपने सुना किसी को उस वक्त का डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, चीफ सेक्रेटरी अंदर हुआ है? कोई हुआ अंदर? तो ऐसे कहने की बातें, बेचारे गरीब को सुरनकोट में तंग करोगे, किश्तवाड़ में तंग करोगे, पुंछ में, रजौरी में तंग करोगे। तो यही जो है कानून, जब आपने आर्टिकल 14 अप्लाई करना है तो राइट टू इक्वालिटी है, फिर उस वक्त आप गरीब को मारते हो और बड़े को पकड़ते नहीं। अफसोस मुझे सिर्फ इसी बात का। सानी साहब, आपने हमारे साथ बात की और आपने जो इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, मैं समझता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वक्त की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और अचानक एक ऐसा ऑर्डर आ जाता है जिससे अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन जाता है। आपने अपना वक्त दिया और आपने जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की व्यूअर्स के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट असीम सानी, जो कि एडवोकेट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने हमारे साथ शेयर की। और इनका ये मानना है कि कानून के दरवाजे जब लोग खटखटाएंगे, वो लोग जिनको इंसाफ चाहिए,
जरूर कोर्ट जो है, न्यायालय जो है वो उनकी मदद जो है वो करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो मेंशनिंग हुई है इस कोर्ट की, ये भी एक अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। आप बने रहे न्यूज नाउ के साथ। हम कोशिश करेंगे आइंदा वक्त में आपसे जो है वो फिर से जुड़ेंगे, इन मसलों के ऊपर जो है वो बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।